जय हिंद मित्रों, जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी के MCQ क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। 51 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो विभिन्न एग्जामों में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन के तौर पे यह है। इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन इसको के तौर पे आप पहचान सकते हैं। जैसे अभी बीपीएससी से जो है बिहार में शिक्षक की बहाली के लिए जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें एसएससी में, यूडीसी में, नेट, जेआरएफ जैसे एग्जामों में यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अपेक्षा पीजी के जो देखते हैं कि जो बच्चे एग्जाम देते हैं उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है प्रत्येक पेपर में 10 मार्क्स, तो जो भू आकृति विज्ञान उसमें है उसका 10 मार्क्स जो है कि क्वेश्चन देखते हैं वह इसमें से आने की संभावना है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिए और इसमें जो आपको समझ में नहीं आए वह आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए। हम अगले वीडियो में उसको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो यह है कि आपको बेसाल्ट शैल के संगठन में निम्नलिखित तत्वों में से किस एक की अधिकतम मात्रा होती है। यानी बेसाल्टिक चट्टान में सबसे अधिक जो एक किसकी जो है अधिक मात्रा पाई जाती है। तो ए में जो है एल्युमिनियम, बी में कैल्शियम, सी में लौह, डी में सिलिकॉन। तो बेसाल्टिक रॉक्स में सिलिकॉन की मात्रा अधिक होती है। जो बेसाल्टिक चट्टान आप देखते हैं उस बेसाल्टिक चट्टान में 45 से लेकर 50% तक सिलिकॉन की मात्रा पाई जाती है। तो इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उत्तरी गोलार्ध में खड़े होकर कोई व्यक्ति अपना फेस उत्तर के तरफ रखता है, फेस, और उसका पीठ जो के पास जो के तरफ से जब हवा चलती है तो देखिए कि बाईं तरफ जो कहा जा रहा है कम दाब होगी और दाहिने तरफ अधिक दाब होगा। यह निम्नलिखित में से किसके अनुसार है। तो ए में जो है बर्गरान फाइन डी सेंट का सिद्धांत, बी में जो है वाइज वेल्ट नियम, सी में जो है वाकर परिसंचरण, डी में जो है स्टॉक नियम। तो इसका सही आंसर जो होगा वाइज वेल्ट नियम। वाइज वेल्ट के अनुसार जो है कि अगर उत्तरी गोलार्ध के तरफ अगर आप फेस करके खड़े होते हैं तो आपके दाहिना हाथ के तरफ वायु का दाब अधिक और बाएं हाथ के तरफ वायु का दाब निम्न होती है यानी कम होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा बी होगा यानी वाइज वेल्ट नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस एक का एल्बिडो उच्चतम है। यानी जैसे सूर्य के प्रकाश जो सरफेस पे आती है और उसको जो अवशोषित कर लेता है और कुछ भाग को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो जो रिफ्लेक्ट होता है उसी को एल्बिडो कहते हैं। तो यहां पूछा जा रहा है कि अधिकतम एल्बिडो किसका है। तो ए में जो है पक्षाभ मेघ का है, बी में जो है कपासी बरसी मेघ का है, सी में जो है गलनशील हिम है, डी में बालू है। तो देखिए, सबसे अधिक जो देखते हैं गलनशील हिम, यानी गलनशील हिम का मतलब होता है ताजा बर्फ, और ताजा बर्फ जो होता है मात्र वह जो 80 से लेकर 90% तक सूर्य के जो प्रकाश आती है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी उसको वह शोषित नहीं कर पाती है। तो इसी को कहा जाता है एल्बिडो। तो सबसे अधिकतम एल्बिडो जो होगा वह ताजा बर्फ यानी गलनशील हिम का होता है। तो सही आंसर जो है कि आपको सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रकार के जीवों में से कौन से डायटम है, यानी डायटम उज जो है कौन सा है। तो ए में जो है एक कोशिकीय शैवाल, बी में जो है प्रोटोजोआ, सी में जो है मुक्त प्लवमान ब्रायोफाइट, डी में जो है अपर डाहिरी। तो देखिए, इसका सही आंसर जो होगा ए होगा, यानी डायटम जो होता है एक कोशिकीय शैवाल है, यानी एक कोशिकीय शैवाल जो होता है उसको क्या डायटम कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक नहीं है। तो ए में ऑक्सीजन, बी में नाइट्रोजन की ऑक्साइड, सी में कार्बन मोनोऑक्साइड, डी में जो है सूर्य के प्रकाश। तो देखिए, धूम रासायनिक धूम कोहरे के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका सही आंसर जो होगा कि वह सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू अभिनति की संकल्पना के साथ किनके नामों को जोड़ा जाता है। यानी भू अभिनति यानी जियोसिनक्लाइन के साथ किनके नामों को जोड़ा जाता है। तो ए में जो है पेंक और डेविस है, बी में जो है हाल एवं दाना है, सी में जो है बुलरीज और मार्गन है,
डी में जो है बुलरीज और लॉ पी कौन, लॉ पी कौन है? तो देखिए इसके लॉ पी कौन है, तो इसका सही आंसर जो बी होगा, हाल एवं दाना महोदय जो है, जिनका जो संबंध जो है कि क्या है, भू अभिनति की संकल्पना यानी जियोक्सिन क्लाइन से है। तो इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यारडांग बनने का प्रमुख कारण है वायु अपर्दन, वायु द्वारा अपर्दन, बी में देखिए वायु द्वारा परिवहन, सी में वायु द्वारा निक्षेपण, डी में इनमें से कोई नहीं। तो यारडांग जो बनती है वह वायु द्वारा अपर्दन के कारण। जब देखते हैं शुष्क प्रदेश में जो चट्टानें होती है, तो अगर लंबवत रूप में कठोर चट्टान और फिर मुलायम चट्टान पाई जाती है, तो वायु के द्वारा मुलायम चट्टान का अपर्दन हो जाती है और कठोर चट्टान यथावत अपने स्थान पे बची हुई रहती है। तो उसी बची हुई भू आकृति को यारडांग कहते हैं। तो यानी वायु अपर्दन द्वारा यारडांग की उत्पत्ति होती है। तो इसका सही आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी एक अग्रवर्ती डेल्टा का निर्माण करती है? ए में जो है मिसिसिपी है, बी में नील है, सी में नाइजर है, डी में टाइबर है। तो देखिए अग्रवर्ती डेल्टा का निर्माण जो है, इटली की टाइबर नदी जो देखते हैं वह जो है अग्रवर्ती डेल्टा का निर्माण करती है। अग्रवर्ती डेल्टा को ही डेंटाकार डेल्टा भी कहते हैं, यानी डेंटाकार डेल्टा जो है अग्रवर्ती डेल्टा को ही कहते हैं। तो यानी कि यह क्या है, टाइबर नदी जो इटली में है। तो इसका सही आंसर डी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंधी घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? ए में जो है हिमानी के द्वारा, बी में समुद्री लहरें, सी में नदी है, डी में भूमिगत जल द्वारा। तो अंधी घाटी की निर्माण भूमिगत जल द्वारा होती है। तो इसका सही आंसर जो होगा कि डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बालू का निर्माण होता है यानी सैंड का निर्माण होता है अपघर्षण से, घुलन क्रिया से, सन्नी घर्षण से, अपवाहन से। तो देखिए बालू का निर्माण जो होता है सन्नी घर्षण से होती है, यानी इसकी सही आंसर जो होगा कि सी होगा। सन्नी घर्षण का मतलब होता है जब एक कण दूसरे कण से आपस में टकराती है, उस टकराव के कारण जो है कि बालू की कण की निर्माण होती है। तो इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे अग्निवृत्त कहा जाता है? यानी अग्निवृत्त यानी रिंग ऑफ फायर किसको कहा जाता है? ए में देखिए परिप्रशांत महासागरीय पेटी, बी में जो है हिंद महासागरीय पेटी, सी में जो है आंध्र महासागरीय पेटी, डी में जो है आर्कटिक पेटी। तो देखिए परिप्रशांत महासागर की जो पेटी है उसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर को समझिए कि परिप्रशांत पेटी जो है वह डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन पे के किनारे स्थित है और डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन के किनारे पे ही ज्वालामुखी की उद्गार होती है, उसी के कारण उसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा कि ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन की गई है। ए में जो है कांट के द्वारा, बी में जो है लाप्लस द्वारा, सी में जो है होयल द्वारा, डी में जो है मोल्टन द्वारा। तो पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना जो है लाप्लस के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। देखिए कुछ प्रतिपादन कुछ सिद्धांत है उसको हम बताने जा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक जो है गैसीय परिकल्पना, तो गैस यानी पृथ्वी के ओरिजिन के संबंध में है, उत्पत्ति के संबंध में गैसीय परिकल्पना जो है वह कांट के द्वारा है, कांट महोदय किए थे। निहारिका परिकल्पना लाप्लस के द्वारा है। ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन एवं मोल्टन के द्वारा है। ज्वारीय परिकल्पना यानी यह जो है जेम्स जिन्स एवं जेफरीज के द्वारा है। द्वैतारक परिकल्पना जो है रसेल के द्वारा है। विग वैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा है। यह सभी सिद्धांत जो देखते हैं पृथ्वी के ओरिजिन से संबंधित है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहां से एक क्वेश्चन आती ही रहती है। तो देखें अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान भूतकाल की कुंजी है। किसने कहा? W.D. थॉर्नबरी, R.J. स्मॉल, जेम्स हटन, एस शूम।
तो देखिए जेम्स हटन के द्वारा यह कहा गया है कि वर्तमान जो है भूत की कुंजी है, यानी इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूदृश्य संरचना प्रकर्म एवं समय प्रतिफल है, यह कथन किससे संबंधित है? यानी भूदृश्य में जो देखते हैं संरचना प्रकर्म एवं समय का प्रतिफल जो है यह किसके द्वारा कहा गया है? तो ए में जो है पेंक है, बी में जो है ए एन स्टॉलर है, सी में जो है ओई वान इंजेल है, डी में जो है डब्ल्यू एम डेविस है। तो संरचना प्रकर्म और समय जो है स्थल स्वरूप का यानी भूदृश्य का प्रतिफल है, यह डब्ल्यू एम डेविस का कथन है, यानी इसका सही आंसर जो होगा वह डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित को काल क्रमानुसार श्रेणीबद्ध कीजिए। जो दिया गया है, जो कुछ कूट में दिया गया है, जैसे एक में जो हैं गुंज, मिन बी, दो में मिंडेल है, सी में जो रीस है और चार में जो है उर्म है। तो देखिए यह जो है कि हिम काल है और इस हिम काल को जो है कि समय के अनुसार एडजस्ट करना है कूट के अनुसार। और यह हिम काल जो है कि आपको कहाँ की हिम काल है? तो यूरोप में जो देखते हैं कि प्लीस्टोसीन काल में जो हिम काल का जो प्रारंभ हुआ था, आगमन जो लगभग 10 लाख वर्ष तक चली थी, तो उसी में जो 4 पीरियड बताया गया है और यह जो है कि गुंज, मिंडेल, रीस और बुर्म है। तो इसी को आपको सिस्टमैटिक अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले जो था कि गुंज का आया, प्रारंभ हुई, गुंज के समाप्ति के बाद जो है अंतर हिमकाल हुई थी, उसके बाद फिर जो है मिंडेल की प्रारंभ हुई, फिर मिंडेल के बाद अंतर हिमकाल हुई, अंतर हिमकाल के बाद फिर रीस है और रीस के बाद फिर अंतर हिमकाल हुई, तो यह बुर्म है। तो यह देखिए कि यानी 1 2 3 4 सही आंसर है, तो इसका सही आंसर जो होगा कि ए होगा। और इसी हिमकाल को जो देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका में जो कहा गया था, तो देखिए नेब्रास्कन कहा गया, यानी सबसे पहले नेब्रास्कन है, नेब्रास्कन के बाद अंतर हिमकाल आई, उसके बाद फिर हिमकाल प्रारंभ हुई, तो कैंसन है, कैंसन के बाद फिर से जो हिमकाल प्रारंभ हुई तो इलिन बयान है, उसके बाद जो है कि विस्कॉन्सिन है जो उत्तरी अमेरिका का है। और यूरोप में जो देखे क्या था, यूरोप में जो था कि क्या है, गुंज, मिंडेल, रीस और बुर्म है। तो यह 4 हिमकाल है जो प्लीस्टोसीन काल का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। डायनासोर पृथ्वी के धरातल पर प्रथम बार दिखाई दी थी कब? तो देखिए ए में जो है पर्मियन युग में, बी में जो है क्रिटेशस है, सी में जो है कि जुरेसिक है, डी में जो है ट्रियासिक है। तो डायनासोर पृथ्वी पर सबसे प्रथम बार जो उसकी यानी कि जो उत्पत्ति हुई थी वह ट्रियासिक काल में हुई थी। डायनासोर स्तनपायी जीव था जिसकी उत्पत्ति जो है ट्रियासिक काल में हुई थी। प्रारंभ में यह छोटा था, लेकिन जुरासिक काल में जो डायनासोर की जो थी वह बृहत बहुत बड़ा था और जुरासिक काल में ही उसका अंत हो गया था। तो देखें कि यह जो है कि वह प्रारंभ कब हुई थी, उसकी उत्पत्ति जो है कि ट्रियासिक काल में है, अंत जो है जुरासिक पीरियड में है। यानी पूरे पृथ्वी को जब आप देखते हैं तो वह 16 पीरियड में, यानी जोलॉजिकल ईरा जो देखते हैं वह 16 पीरियड में बटी हुई है। उसी में से एक ट्रियासिक है जो ट्रियासिक काल में जो है स्तनपायी जीव के तौर पे जुरासिक मतलब ट्रियासिक में जो था कि डायनासोर की उत्पत्ति हुई थी। तो इसका सही आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सी वाह्य चट्टान अधिक बारीक कणों वाली होती है? यानी बारीक कण वाली जो वाह्य चट्टान है वह कौन सी है? तो ए में जो है ग्रेनाइट, बी में जो है प्रीडोटाइट, सी में जो है बेसाल्ट, डी में जो है कॉन्ग्लोमरेट। तो इसका सही आंसर सी होगा, यानी बेसाल्टिक चट्टान जो होती है वह बारीक कण वाली चट्टान होती है। तो इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए समप्राय मैदान की संकल्पना का प्रतिपादन किया था, यानी समप्राय मैदान जिसको पेनी प्लेन कहते हैं, तो उसकी संकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ए में जो है पेंक ने, बी में जो है एलसी किंग, सी में डेविस है, डी में लॉसन है ने। तो इसका सही आंसर डेविस है। डेविस के द्वारा जो है समप्राय मैदान का प्रतिपादन किया गया था, संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था। तो इसका सही आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना का प्रतिपादन की थी, यानी महाद्वीपीय विस्थापन यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का जो है प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ए में जो है कोवर, बी में जो है डॉली ने, सी में जो है बैगनर, डी में जो है होम्स के द्वारा।
तो इसका सही आंसर जो होगा कि सी होगा, यानी वैगनर के द्वारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतुष्फलक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, यानी कि महाद्वीप और महासागर के उत्पत्ति के संबंध में चतुष्फलकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। किसके द्वारा? तो वैगनर के द्वारा। ए में, बी में जो है जोली ने, सी में जो है लोथियन ग्रीन, डी में जो है जेफरसन के द्वारा। तो इसका सही आंसर लोथियन ग्रीन, यानी कि इसका सही आंसर सी होगा। चतुष्फलकीय सिद्धांत का प्रतिपादन जो है लोथियन ग्रीन के द्वारा किया गया है। तो सही आंसर सी है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार तल की संकल्पना प्रस्तुत की थी, यानी बेस लेवल की संकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो ए में जो है कि पावेल के द्वारा, बी में किंग यानी एलसी किंग के द्वारा, सी में जो है डेविस ने, और डी में जो है पेंक के द्वारा। तो इसका सही आंसर ए होगा, पावेल महोदय के द्वारा आधार तल यानी बेस लेवल। नदी अपरदन के सिद्धांत में देखते हैं कि आधार तल की संकल्पना का प्रतिपादन जो है पावेल के द्वारा किया गया था, जिसको बेस लेवल कहते हैं, यानी आधार तल के नीचे जो होती है कि नदी अपरदन नहीं कर पाती है। तो इसी कंसेप्ट को, तो यह पावेल के द्वारा है, यानी इसका सही आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वास्तविक एवं मूल ढाल का अनुसरण करने वाली नदी कहलाती है, यानी जो सतह का जो ढाल देखते हैं और ढाल के अनुसार प्रवाहित होने वाली नदी को किस नाम से जानते हैं? ए में जो है प्रवर्ती नदी, बी में अनुक्रमवर्ती नदी, सी में जो है प्रत्यानुवर्ती नदी, डी में जो है अनुवर्ती नदी। तो ढाल के अनुसार प्रवाहित होने वाली नदी को अनुवर्ती नदी कहते हैं। इसका सही आंसर जो होगा कि वह डी होगा, यानी ढाल के अनुसार जब प्रवाहित होती है उसको अनुवर्ती नदी कहते हैं। देखिए और आगे देखिए कि अनुक्रमवर्ती नदी किसको कहते हैं? ढाल का अनुसरण जो नहीं करती है नदी उसको अनुक्रमवर्ती नदी कहते हैं। और देखिए प्रत्यानुवर्ती नदी किसको कहते हैं? जैसे मुख्य नदी जो होती है यानी मास्टर रिवर के दिशा के विपरीत प्रवाहित होकर प्रवर्ती नदी में मिलने वाली नदी को प्रत्यानुवर्ती नदी कहते हैं। यानी मास्टर रिवर जो देखते हैं तो मास्टर रिवर की जो सहायक नदी होती है, जो सहायक नदी 90 डिग्री के एंगल पे उससे मिलती है, उसको प्रत्यानुवर्ती नदी कहते हैं, मतलब उसको प्रवर्ती नदी कहते हैं। उसी परिवर्ती नदी की दिशा के विपरीत जो प्रवाहित होकर, यानी कि जो मास्टर रिवर के विपरीत दिशा में प्रवाहित होकर प्रवर्ती नदी से मिलने वाली नदी को जो है प्रत्यानुवर्ती नदी कहते हैं। अब देखिए प्रवर्ती नदी, तो अनुवर्ती नदी से समकोण पर मिलने वाली सहायक नदी को, यानी प्रवर्ती नदी जो होती है अनुवर्ती नदी से, यानी जो देखते हैं ढाल के अनुसरण करने के प्रवाहित होने वाली नदी से जो है समकोण पर मिलने वाली जो उसकी सहायक नदी होती है उसको प्रवर्ती नदी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चट्टानों में दरार पड़ने के बाद इनके दोनों खंड आमने सामने खिसकने लगते हैं, यानी जब उसमें दरार पड़ती है और दरार पड़ के जब दोनों खंड यानी दो खंड बनी हुआ एक दूसरे के आमने सामने इस प्रकार सरकती है और सरक कर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, यानी अध्यारोपित हो जाती है, तो वैसी जो अश्लाकृति निर्मित होती है उसको क्या कहते हैं? नति लंब भ्रंश, सोपानी भ्रंश, व्युत्क्रम भ्रंश, सामान्य भ्रंश। तो उसका सही आंसर सी होगा, यानी व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। यानी जब देखते हैं कि खिसकते हुए क्या होता है कि एक चट्टान दूसरे चट्टान के ऊपर जो देखते हैं कि तनाव के कारण जब खिसकते हुए एक दूसरे पे अध्यारोपित हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? व्युत्क्रम भ्रंश। तो सही आंसर जो होगा कि सी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय मुर्दार पर्वतों की अभिनतियों और अपनतियों, यानी अभिनतियों और अपनतियों में लावा के जमाव के फलस्वरूप जो अश्लाकृति निर्माण होती है उसको क्या कहते हैं? यानी मुर्दार पर्वत में दे देते हैं, यानी एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन जो होती है उसमें लावा के निक्षेप से जो अश्लाकृति का निर्माण होती है उसको किस नाम से जानते हैं? तो ए में देखिए कि बैथोलिथ है, बी में लैकोलिथ है, सी में फैकोलिथ है, डी में लोपोलिथ है। तो इसका सही आंसर जो होगा कि वह आपका सी होगा, यानी उसको फैकोलिथ कहते हैं। जो मुर्दार पर्वत में जो देखते हैं एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन की उत्पत्ति होती है और उसमें ज्वालामुखी का जो लावा निक्षेप हो जाती है तो उससे निर्मित जो अश्लाकृति होती है उसको फैकोलिथ कहते हैं, यानी इसका सही आंसर सी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंधी घाटी कहां पाई जाती है? नदी घाटी क्षेत्र में, शुष्क क्षेत्र में,
कास्ट क्षेत्र में, हिमानी क्षेत्र में। तो अंधी घाटी पाई जाती है कास्ट रीजन में, यानी लाइम स्टोन वाली जो रीजन होती है वह लाइम स्टोन वाली रीजन में ही अंधी घाटी यानी चूना पत्थर वाली जो प्रदेश होती है वहां पे अंधी घाटी पाई जाती है। तो इसका सही आंसर जो होगा कि सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिया एक प्रकार की क्या है? रिया क्या है? यानी अब यहां नाम वाले रिया मत देखिएगा, बहुत सारी लड़की की नाम जो होती है रिया होती है, तो वह रिया नहीं है। यहां पे रिया क्या है? तो ए में देखते हैं कि जलधारा, बी में जो है तट रेखा, सी में स्थानीय पवन, डी में भूकंपीय कंपन। तो देखिए रिया जो है एक तट रेखा है। जब देखते हैं समुद्र के किनारा वाला जो तट होता है, जब भू हलचल के कारण क्या होता है कि वह किनारा वाला जो तट होती है वह समुद्र के नीचे चली जाती है, वह धंस जाती है, तो उसके ऊपर जो जल का अतिक्रमण होती है तो वही किनारे वाले तट को रिया तट कहते हैं। तो इसका क्या है आंसर सही होगा, यानी बी। रिया क्या है? तो एक तट रेखा है। देखिए निम्नलिखित में कौन सा पर्वत टर्शियरी युग में निर्मित नहीं हुई है? यानी टर्शियरी युग में निर्मित नहीं होने वाली पर्वत कौन सी है? ए में रॉकी पर्वत, बी में एटलस पर्वत, सी में एंडीज पर्वत, डी में आरावली पर्वत। तो देखिए इसका सही आंसर डी होगा। आरावली पर्वत जो है वह प्री कैम्ब्रियन युग में, यानी कि प्री कैम्ब्रियन युग में इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इसका सही आंसर जो होगा कि डी होगा। टर्शियरी युग में जैसे जितने भी बलित मोरदार पर्वत स्थल के ऊपर देखते हैं, नवीन बलित मोरदार पर्वत, वह सभी जो है टर्शियरी युग में उसकी उत्पत्ति हुई है। जैसे हिमालय, रॉकी, एटलस, एंडीज, आल्प्स, एपिनाइन, यूराल, यह सभी पर्वत जो देख रहे हैं यह टर्शियरी युग में इसकी उत्पत्ति हुई है। तो आरावली पर्वत क्या है? प्री कैम्ब्रियन युग की है। तो सही आंसर इसका डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोंडवाना भूभाग के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था। जैसे देखते हैं कि गोंडवाना भूभाग जो है वह कब टूट गई थी। तो देखिए पहले तो जानते हैं कि कार्बोनिफेरस पीरियड में जब पूरे स्थल एक साथ जुड़ी हुई थी तो उसको क्या कहते थे? पेंजिया। कार्बोनिफेरस पीरियड में वह टूट गई। टूटने के बाद अंगारा और गोंडवाना लैंड बनी, लेकिन आगे चल के इस गोंडवाना का भी विभंजन हुई। तो वह विभंजन किस काल में हुआ? टूटना प्रारंभ हुआ था। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है ए में जो है परमियन युग है, बी में जुरासिक युग है, सी में जो है ट्रियासिक युग है, डी में जो है क्रिटेशस युग है। तो इसका टूटना प्रारंभ जो हुआ था ट्रियासिक युग में हुई थी, और जुरासिक में जो देखते हैं कि टूट गई थी। और यही गोंडवाना का भाग जो है कि आप प्रायद्वीपीय भारत जो देखते हैं वह गोंडवाना का ही भाग है। तो इस गोंडवाना का विभंजन कब हुई? ट्रियासिक युग में, यानी गोंडवाना के विभंजन से ही प्रायद्वीपीय भारत की उत्पत्ति हुई है। तो इसका सही आंसर जो होगा कि सी होगा, यानी ट्रियासिक युग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राप्ति अवस्था के आधार पर निम्न में से कौन सी स्थलाकृति अन्य से भिन्न है? देखिए जो स्थलाकृति देख रहे हैं जो अन्य से भिन्न है, तो ए में जो है डाइक, बी में जो है प्रपोषित शंकु, सी में जो है लैकोलिथ, डी में जो है सील है। तो यह चारों के चारों देखते हैं कि ज्वालामुखी के उद्गार से निर्मित स्थलाकृति है, लेकिन यह भिन्न कौन है? तो प्रपोषित शंकु जो देखते हैं इसकी उत्पत्ति स्थल के ऊपर होती है। बाद बाकी डाइक, लैकोलिथ, सील यह सभी जो है स्थल के नीचे ही इसकी उत्पत्ति होती है। तो भिन्न है प्रपोषित शंकु, यानी इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सरिता श्रेणीकरण की सरिता खंड विधि का प्रतिपादन किया था? यानी सरिता श्रेणीकरण की सरिता खंड का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए R.L. श्रीब, R.E. हट्टन, सी में जो है A.N. स्ट्रॉलर, डी में जो है A.E. सिडगर। तो इसका सही आंसर जो है R.E. हट्टन के द्वारा, यानी सरिता श्रेणीकरण सरिता खंड विधि का प्रतिपादन R.E. हट्टन के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर बी होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट, पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत प्रस्तुत किया था। यानी रेडियो एक्टिव मिनरल जो है माउंटेन बिल्डिंग में किसका है सिद्धांत? तो ए में जो है जोली का है, बी में जो है होम्स, सी में जो है डेली है, डी में जो है कोबर। तो रेडियो एक्टिव मिनरल्स यानी रेडियो धार्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है जोली के द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में कौन एक भ्रंश से संबंधित है, यानी एक भ्रंश से संबंधित है। तो ए में जो है समपनति, बी में जो है हग बैक, सी में जो है नति लंब घाटी, डी में जो है ग्रावेन। तो यह जो है भ्रंश से संबंधित है, ग्रावेन। जब देखते हैं दो जो भ्रंश देखते हैं कि जो है क्या है, दो भ्रंश होती है, उस भ्रंश के बीच की जो भूमि होती है वह नीचे की तरफ धंस जाती है, उस धंसी हुई भाग को ही ग्रावेन कहते हैं। ग्रावेन जो है जर्मन शब्द है, तो इसका सही आंसर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक बहुचक्रीय दृश्य का उदाहरण है, यानी बहुचक्रीय मल्टी साइकिल का उदाहरण कौन है। ए में जो है अपलेशियन उच्च भूमि, बी में जो है छोटा नागपुर का पठार, सी में सुंदर वन, डी में मैकाल श्रेणी। तो इसका सही आंसर सुंदर वन है, यानी सुंदर वन का डेल्टा जो देखते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्रा के जो बीच जो डेल्टा की निर्माण हुई है वह सुंदर वन की डेल्टा है, जो भारत और बांग्लादेश के मध्य में स्थित है, जो कि यह क्या है कि इसका सही आंसर। जबकि अपलेशियन उच्च भूमि, छोटा नागपुर और मैकाल श्रेणी जो है बहुचक्रीय भूदृश्य का उदाहरण, एक चक्रीय भूदृश्य का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नदी अपहरण की अधिकतम संभावना होती है, यानी नदी का अपहरण कहां होता है। तो ए में है कि क्या होता है कि आधार तल ऊंचा होगा, बी में जो है आधार तल नीचा होगा, सी में जो है किसी जल विभाजक के दोनों ओर का जल प्रवणता समान होगी, डी में जो है किसी जल विभाजक के दोनों ओर की ढाल प्रवणता में अधिक अंतर होगी। तो इसका सही आंसर डी होगा। जब देखते हैं कि जल विभाजक यानी कि जो ऊंचा उठा हुआ पर्वत होती है, तो एक तरफ देखते हैं कि जल इधर जाती है, दूसरा जल उधर जाती है, तो यही ऊंची उठी हुई पर्वत को ही जल विभाजक कहते हैं। और जब उसमें कहा था जल विभाजक का जो दोनों छोर है, तो उसकी ढाल में जब अधिक अंतर होती है तब जाकर नदी अपहरण की संभावना बनती है। तो इसका सही आंसर जो होगा कि डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है, यानी ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित कौन सी नहीं है। तो ए में जो है लहर, बी में जो है लैपली, सी में जो है टेफ्रा, डी में जो है टॉल्स। तो देखिए ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित कौन सी नहीं है, तो टॉल्स। जैसे देखते हैं पर्वतीय क्षेत्र में जब नदी ऊपर से उतरती है तो अपने साथ बहुत सारा जो ग्लेशियर जो होती है कंकर पत्थर को तोड़ कर लेकर आती है, वही कंकर पत्थर को जब नीचे की तरफ निक्षेप कर देती है तो उसको टॉल्स कहते हैं। जबकि लहर, लैपली और टेफ्रा यह सभी ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है, तो इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शुष्क प्रदेश में बहुत सारे जलोढ़ शंकु के सम्मिलित होने से बनी निक्षेपित आकृति कहलाती है। यानी किसी शुष्क प्रदेश में बहुत सारे जो जलोढ़ शंकु होते हैं, छोटे छोटे जो जलोढ़ शंकु देखते हैं, वह जब एक दूसरे से जुड़ते जाता है, यानी जलोढ़ शंकु निक्षेपात्मक स्थलाकृति है, और जब एक शंकु दूसरे से, दूसरा तीसरे से इस प्रकार से जुड़ता जाता है और वह शुष्क प्रदेश का जलोढ़ शंकु हो तो उसको किस नाम से जानते हैं। तो ए में जो है पेडिमेंट, बी में जो है बजादा, सी में जो है वालसन, डी में जो है अपवाहन वाहन द्रोणी। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा वह बजादा होगा, यानी जो देखते हैं कि छोटी छोटी जो जलोढ़ शंकु होती है एक दूसरे से जब जुड़ती है तो उसको वजादा कहते हैं, यानी इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है, यानी प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित कौन नहीं है। तो ए में कहा जा रहा है महाद्वीपीय प्रवाह, बी में रूपांतरण भ्रंश, सी में जो है ध्रुवों का भ्रमण, डी में सागर नीतल प्रसरण। तो देखिए महाद्वीपीय प्रवाह जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से संबंधित नहीं है, यह वैगनर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से संबंधित है महाद्वीपीय प्रवाह। तो इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाबर उदाहरण है। ए में जो है पैन प्लेन का, बी में जो है मृत्तिका मैदान का, सी में जो है ग्रीपद मैदान का, डी में डेल्टाई मैदान का। तो भाबर जो है ग्रीपद मैदान वहां उत्पत्ति होती है जब पर्वत और मैदान का जहां मिलन होती है वहीं पे ग्रीपद मैदान की उत्पत्ति होती है। ग्रीपद मैदान का मतलब है कि पर्वत के ऊपर जब नदी प्रवाहित होती है तो अपने साथ वह बड़ा बड़ा कंकर पत्थर को तोड़ कर लेके आती है
और जैसे ही पर्वतीय ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वह नीचे की तरफ स्लाइड करती है, लेकिन जैसे मैदानी भाग में आती है तो वह स्थिर हो जाती है। इस प्रकार के जो निक्षेपात्मक स्थलाकृति होती है उसी को भाबर कहते हैं। भाबर एक निक्षेपात्मक स्थलाकृति है, और जहां पे नदियां आपको दिखाई ही नहीं पड़ेगी, यानी वह जो है कंकर पत्थर होती है उसके नीचे से नदी प्रवाहित होती है। तो भाबर देखिए कि कहां बनेगी, पर्वत और मैदान के मिलन स्थल पर, तो गिरिपद मैदान उसी को कहते हैं। तो इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखीय उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्रायः विस्फोटक नहीं है, यानी विस्फोटक रूप से कौन सी ज्वालामुखी की उद्गार नहीं होती है इसमें से। तो देखिए ए में जो है पिलियन, बी में जो है स्ट्रोम्बोलियन, सी में है हवाईयन तुल, और डी में जो है वाल्केनियन। तो हवाईयन तुल ज्वालामुखी जो है वह उसका जो है विस्फोटक नहीं होता है, वह लावा निकलती है और शांत रूप में वह फैलते रहती है। हवाई तुल ज्वालामुखी जो देखिए हवाई द्वीप पे पाई जाती है, हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है जो अमेरिका का एक स्टेट है। तो हवाई तुल ज्वालामुखी देखें कि जो शांत प्रभाव से निकल के वह फैलते रहती है। तो इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भू आकृति नदी के पुनर्युवन का परिणाम नहीं है, यानी पुनर्युवन का परिणाम नहीं है कह रहा है। ए में कहता है अर्धकर्तित विसर्प, बी में जो है गोखुर झील, सी में जो है निक पॉइंट, डी में जो है नदी वेदिका। तो देखिए यहां पे गोखुर झील जो देखते हैं ऑक्सबो लेक, वह आपको पुनर्युवन का जो है कि वह प्रतीक नहीं है। अर्धकर्तित विसर्प, निक पॉइंट, नदी वेदिका, यह सभी नदी की पुनर्युवन, मतलब नदी का पुनर्युवन का मतलब समझिए, जब नदी किसी मार्ग से प्रवाहित हो रही है लेकिन उसको काटते जा रही है नदी, लेकिन कभी भू हलचल के कारण क्या होता है कि उस सरफेस का फिर से उत्थान हो जाती है, और उत्थान हो जाएगी तो नदी में क्या होगा कि फिर से वह जो होता है कि युवा अवस्था में आ जाती है, और युवा अवस्था में आके फिर से वह तीव्र गति से कटान प्रारंभ करती है। इसी को पुनर्युवन कहते हैं, जो कि पुनर्युवन से संबंधित गोखुर झील नहीं है, यानी ऑक्सबो लेक नहीं है। तो इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पद, रुंधित, पर्वत, स्कंध निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? वायुद प्रक्रिया से, नदी प्रक्रिया से, हिमनदीय प्रक्रिया से, अपक्षय प्रक्रिया से। तो इसकी सही आंसर सी होगी। हिमनदीय प्रक्रिया के द्वारा जब कहते हैं ना कि नदी जब हिमनद जिस मार्ग से प्रवाहित होती है तो वहां के पर्वत को जो अपने साथ काटते उठते रहती है और उसके बाद जो वहां पर्वत की निर्माण होती है उसी को कहते हैं पद, रुंधित, पर्वत, स्कंध, जो हिमनदीय प्रक्रिया से इसकी उत्पत्ति होती है। जो यह क्या है, अपवर्तनात्मक है। तो आपने देखा यह क्या है कि यह आपका 41 का सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलाश्म मृत्तिका का निम्नलिखित में से किसका लक्षण है, यानी बोल्डर क्ले जो होती है वह किसका लक्षण है? ए में कह रहा है हिमनदीय निक्षेप, बी में कहता है बृहत संचलन, सी में कहता है यांत्रिक अपक्षय, डी में कहता है नदी निक्षेप। तो इसका सही आंसर हिमनदीय निक्षेप होगी, यानी हिम नदी के माध्यम से जो कंकर पत्थर आती है वह बोल्डर क्ले के रूप में बहुत चिकना होता है, उसी को कहते हैं गोलाश्म मृत्तिका। तो इसका सही आंसर जो होगा कि ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सामान्य दशाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा एक नदी क्रिया द्वारा उत्पन्न लक्षणों का सही क्रमिक विकास है? यानी जब देखते हैं पर्वत से नदी निकलकर जब समुद्र में मिलती है उसके बीच में जो स्थलाकृति के निर्माण होती है उसको क्रम वाइज अरेंज किया गया, तो उसी को यहां पे आपको दिखाना है। तो देखिए ए में जो कहता है जल प्रपात, उसके बाद कहता है विसर्प रोधिकाएं, फिर नदी वेदिकाएं, उसके बाद जो है कि गोखुर झील, यानी क्या है ऑक्सबो लेक। देखिए अब देखिए कि बी में जो है विसर्प रोधिकाएं, उसके बाद नदी वेदिकाएं, तब जल प्रपात है, उसके बाद गोखुर झील है। सी में देखिए कहता है जल प्रपात, नदी वेदिकाएं, विसर्प रोधिकाएं, गोखुर झील। डी में कहता है नदी वेदिकाएं, विसर्प रोधिकाएं, जल प्रपात और उसके बाद गोखुर झील। तो इसका सही आंसर सी होगा, यानी जब पर्वतीय क्षेत्र से जब नदी निकलती है तो देखिए जाएगा कि जहां पर्वत खत्म होती है और हार्ड रॉक्स रहती है तो मुलायम चट्टान जब कट जाती है तो पानी ऊपर से डायरेक्ट नीचे की तरफ गिरती है, तो उसको कहते हैं वाटरफॉल, यानी जल प्रपात। उसके बाद जब नदी मैदानी क्षेत्र में आ गई, यानी कि यह क्या होता है
युवा अवस्था में होता है। नदी जब युवा अवस्था में होती है तो जलप्रपात की उत्पत्ति होती है। जैसी वह प्रौढ़ा अवस्था में प्रवेश करती है तो वहां नदी वेदिकाएं का निर्माण होती है, और नदी वेदिका के बाद जो होता है विसर्प रोधिका का निर्माण होती है। यह तभी जो है कि प्रौढ़ा अवस्था में होती है। और जीर्णा अवस्था में गोखुर झील का यानी ऑक्सबो लेक की उत्पत्ति होती है। तो देखें कि नदी के ओरिजिन स्थल से सागर के मुहाना तक जो स्थलाकृति बनती है वह क्या है? जलप्रपात, नदी वेदिकाएं, विसर्प रोधिकाएं, गोखुर झील। तो इसका सही आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सान एंड्रीज भ्रंश निम्नलिखित में से कहां से होकर गुजरती है? यानी सान एंड्रीज भ्रंश जो है तो ए में जो है ब्यूफोर्ट सागर एवं रॉकी पर्वत के बीच से, बी में जो है सैन फ्रांसिस्को एवं कैलिफोर्निया की खाड़ी के उत्तर का शहर से, बी में सी में जो है बेरिंग जलदमरू मध्य एवं अलास्का श्रेणी से, डी में जो है मैकेंजी पर्वत एवं पश्चिमी कार्डिलेस से। तो देखिए इसका सही आंसर जो सैन एंड्रीज भ्रंश जो है वह सैन फ्रांसिस्को शहर देखते हैं एवं कैलिफोर्निया की जो खाड़ी है उसी के उत्तरी शहर में स्थित है, देख रहे हैं। तो या इसका सही आंसर क्या होगा कि बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक में सेंट हेलेंस ज्वालामुखी पर्वत है? यानी सेंट हेलेंस ज्वालामुखी पर्वत जो है वो कहां पे है? तो एलुसियन श्रेणी में, कैस्केड श्रेणी में, मोहेब मरुस्थल में, अलास्का श्रेणी में। तो इसका सही आंसर जो है कैस्केड श्रेणी में जो है हेलेंस ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। तो इसका सही आंसर जो होगा कि वह बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब नदी सूक्ष्म अवसादों से अति भारित हो एवं नदी जल समुद्र जल से हल्का हो, यानी समुद्र के जल से क्या है कि नदी का जल हल्का हो, तब किस प्रकार की डेल्टा का निर्माण होती है? ए में चापाकार डेल्टा, बी में पक्षी पंजा डेल्टा, सी में जो है रुंधित डेल्टा, और डी में जो है ज्वारंद मुख डेल्टा। तो देखिए जब नदी जब सूक्ष्म अवसाद यानी उसमें बहुत छोटा छोटा कण वाली जो अवसाद हो और समुद्र नदी का जल जो हो सागर के जल के अपेक्षा हल्का होती है, तब जिस डेल्टा का निर्माण होता है वह पक्षी पंजा डेल्टा की आकार की होती है। यानी इसका सही आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दामोदर स्वर्ण रेखा तंत्र निम्नलिखित में से किस एक का उदाहरण है? ए में जो है अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप, बी में जो है द्रुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप, सी में जो है अरीय अपवाह प्रतिरूप, डी में जो है आयताकार अपवाह प्रतिरूप। तो इसका सही आंसर ए होगा, यानी अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप। यानी सही आंसर ए है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? यानी रूपांतरित चट्टान कौन नहीं है? ए में जो है संगमरमर, बी में जो है क्वार्टजाइट, सी में जो है सिस्ट, और डी में जो है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट जो है कि वह रूपांतरित चट्टान नहीं है। इसका सही आंसर डी होगा। यानी संगमरमर जो देखते हैं वह लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर का जब रूपांतरण होता है तो संगमरमर में बदल जाती है। क्वार्टजाइट जो है सैंड स्टोन यानी बालुआ पत्थर का जब रूपांतरण होता है तो क्वार्टजाइट में बदल जाती है। स्लेट का जब रूपांतरण होता है तो सिस्ट में बदल जाती है। तो यह सभी देखें कि यह रूपांतरित चट्टान है, जबकि ग्रेनाइट जो है कि वह आग्नेय चट्टान है। तो इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसका संबंध प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से नहीं है? यानी प्लेट टेक्टोनिक से किसका संबंध नहीं है? तो ए में जो कहता है उत्प्लावकता का बल, बी में जो कहता है सागर नीतल प्रसरण, सी में कहता है चुंबकीय विसंगति, डी में जो कहता है प्रत्यावर्तन। तो देखिए उत्प्लावकता का बल इसका संबंध जो है प्लेट टेक्टोनिक से नहीं है। उत्प्लावकता का बल जो है वह वैगनर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसको जो है काल क्रम के अनुसार यानी 4 पीरियड को दिया गया है। जो देखते हैं जूलॉजिकल ईरा जो है 16 पीरियड में, लेकिन उसमें से 4 का दिया गया है। उसको कहता है कि काल क्रम के अनुसार अरेंज कीजिए भूगर्भिक युग को। तो ए में जो कह रहा है कि प्लीस्टोसीन, प्लायोसीन, होलोसीन, मायोसीन, बी में जो है मायोसीन, प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन, होलोसीन, सी में जो कहता है होलोसीन,
मायोसिन, प्लिस्टोसिन, प्लायोसिन। डी में जो है प्लायोसिन, प्लिस्टोसिन, होलोसिन, मायोसिन। तो इसका सही आंसर बी होगा। यानी पहले देखते हैं कि मायोसिन है, मायोसिन के बाद प्लायोसिन है, प्लायोसिन के बाद प्लिस्टोसिन है और प्लिस्टोसिन के बाद होलोसिन है। यानी वर्तमान में जो हम देख रहे हैं जो जोलॉजिकल ईरा के तौर पे यानी भूगर्भिक काल के अनुसार यह जो है कि होलोसिन युग में हम लोग अभी हैं। तो इसका सही आंसर बी है। होलोसिन पीरियड में ही देखते हैं कि हम लोग जैसे मानव की उत्पत्ति जो है कि होलोसिन पीरियड में हुई है। तो इसका सही आंसर जो होगा कि वह बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क प्रदेश में अर्धचंद्राकार निक्षेप वाली स्थलाकृति को किस नाम से जानते हैं? यानी शुष्क प्रदेश जो देखते हैं यानी मरुस्थलीय क्षेत्र यानी एरिड रीजन है, वहां पे अर्धचंद्राकार आकृति वाले निक्षेपात्मक स्थलाकृति को किस नाम से जानते हैं? तो ए में जो कह रहा है इर्ग, बी में जो है लोएस, सी में जो है वरखान, डी में जो है कि सीप। तो देखिए अर्धचंद्राकार आकृति वाली जो स्थलाकृति शुष्क प्रदेश में पाई जाती है उसको वरखान कहते हैं। यानी इसका सही आंसर जो होगा कि आपका सी होगा। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, उसमें कमेंट कीजिए। अगर अच्छा न लगे तो उसको डिसलाइक कीजिए और अपने मित्रों में इसके लिंक को शेयर कीजिए। अगर इस लिंक पे अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके से हमको ऊर्जा मिलेगी जिसके कारण हम आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बनाकर लाएंगे। थैंक यू मित्रों।